कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर। इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी के खास कार्यक्रम नीलकंठ चाय पे चर्चा में। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं शहरी स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी हैं, जो आजकल बहुत बड़ा काम देख रहे हैं। वैक्सीनेशन का पूरा काम, जो शहर का वैक्सीनेशन का काम है, वो देख रहे हैं। लतीफ़ अहमद जी, सर स्वागत है आपका। थैंक यू रूपक जी। हमारे साथ मौजूद हैं माध्यम टीवी के सीईओ हैं नीरज जैन साहब। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रूपक जी। देखिए लतीफ़ जी, अभी आप देख रहे हैं कि इस समय जो सबसे बड़ा फोकस है, क्योंकि महामारी से गुजर रहे हैं और कोरोना का संक्रमण थोड़ा कम हुआ है, नो डाउट, लेकिन जिस दौर से गुजरे हैं या जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज सबसे बड़ा फोकस जो है वो वैक्सीनेशन पर आ गया है। आम आदमी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा बढ़ने से लोग बाग मानने लग गए कि वैक्सीनेशन ही उनका बचाव है और वही एक उनके लिए एक जीवन रक्षक है। तो अभी डॉक्टर साहब, कितने पॉइंट्स पर वैक्सीनेशन हो रहा है और किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है? जी लतीफ़ जी। नमस्कार सभी को। अभी आज की डेट में हमारे पास अलवर शहर में 6 डिस्पेंसरी और 2 बड़े हॉस्पिटल, सैटेलाइट कालाकुआ और जिला अस्पताल, ये हमारे फिक्स सेंटर हैं जो कि हम रखते हैं वैक्सीनेशन। 8 सेंटर ये हो गए। इसके अलावा विभिन्न संगठन जो हमारी मदद करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने मदद के हाथ बढ़ाए हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से भी हम प्रतिदिन 2, 3, 4 जितने भी संभव हो पाते हैं वैक्सीन की उपलब्धता अनुसार हम कैंप कर रहे हैं। किसी दिन हमारे पास अच्छी संख्या में वैक्सीन होती है तो हम 14-15 पॉइंट्स पे भी वैक्सीनेशन रख रहे हैं। जी नीरज जी, आप रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं और जैन फाउंडेशन, जैन संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, तो विभिन्न संगठन और संस्थाएं इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में किस तरीके से मदद कर रही हैं सरकार की, और किस तरीके से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और क्या आगे अच्छा क्या कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल किया रूपक जी आपने, कि वैक्सीनेशन जैसा अपन लोगों ने देखा कि इस समय सबसे बड़ी जो एक आवश्यकता बन चुकी है कि स्वस्थ अगर रहना है, कोरोना की बीमारी से अपने आप को दूर रखना है, या अपने आप की जो संभावना है और ज़्यादा एंगेज होने की उसमें, या उसके प्रभाव के अंदर आने की, उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा प्रभावी माध्यम उभर कर आया है। और ख़ास बात यह है कि भारत में जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड का जो एक सक्सेस रेशो है वो भी बहुत प्रॉमिसिंग नज़र आया है। इस सब में एक एग्जीक्यूशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन की उपलब्धता निश्चित रूप से सरकार के हाथ में है, लेकिन उसको जब लगवाने का पार्ट आता है तो सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं, लेकिन जैसे कुछ नई चीज़ आती है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, जिसमें अपन बोलते हैं स्वीकार्यता, तो जब समाज के माध्यम से इस तरह के कैंप लगते हैं तो सामाजिक लोग जो हैं वो उस पर काफ़ी हद तक विश्वास भी करते हैं, अपने स्थान पे जाके वैक्सीनेशन कराने में वो कंफर्टेबल भी फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि एग्जीक्यूशन के लिए आपको डिस्टेंस की भी पालना करनी है, आपको जब टीका लग जाता है उससे पहले और उसके बाद में भी कुछ समय रुकना होता है सेंटर पे, तो समाजों की धर्मशाला, समाजों के ऐसे जो स्थल हैं, स्कूल हैं या अलग अलग जो स्थान है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार के सहायता के लिए एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोगों को और प्रशासन के बीच की कड़ी को लेकर समाजों के जो संस्थान है बड़ा दायित्व प्ले करते हैं। आगे जैसा आपने दूसरा पार्ट रखा सवाल का कि आगे क्या भूमिका रह सकती है इसमें, तो चूंकि अब लॉकडाउन खुल गया है और लॉकडाउन खुलने के बाद में लोग अपने आम जीवन की तरफ लौटने लगे हैं, लेकिन साथ में जो ऐसा हम लोग देख भी रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने का आशय ये नहीं है कि कोरोना का प्रभाव कम हो गया है। कोरोना का प्रभाव बदस्तूर जारी है। पहले से इसका जो परसेंटेज है या जो हम बोलते हैं कि ठीक है जो कोरोना से रिलेटेड इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन स्टिल बार बार सुनने में आता है तीसरी वेव की संभावना है, चौथी वेव की संभावना है। तो जो वैक्सीनेशन का पार्ट है इसको पूरा करने का दायित्व अगेन समाज और प्रशासन के बीच के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। और जैन समाज ही नहीं, अन्य समाज भी जैसा सदैव सक्रिय रहे हैं जिला प्रशासन के साथ में कार्य करने के लिए, तो संस्था हो, समाज हो या कोई भी संगठन हो, सभी तत्पर हैं, जैसा पहले भी सहयोग करते आए आगे भी करते रहेंगे। जी डॉक्टर लतीफ़, देखा गया है कि जब कोरोना की जो दूसरी लहर आई, उसमें जब मोर्टेलिटी रेट बढ़ने लगी, उसके बाद से वैक्सीनेशन पर केंद्रों पर भीड़ होने लगी। तो इसकी, जबकि वैक्सीनेशन तो बहुत पहले से शुरू हो गया था और प्राइवेट हॉस्पिटल भी वैक्सीनेशन कर रहे थे, लेकिन लोग जागरूक नहीं थे। क्या कहना चाह रहे हैं इस सारे मामले को लेकर कि
एकदम क्या मौत ज़्यादा होने लगी या संक्रमण का फैलाव ज़्यादा होने लगा, इसके कारण वैक्सीनेशन के लिए भीड़ लगी, या लोग वास्तव में जागरूक हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति? क्या कहना चाहते हैं जी डॉक्टर साहब? इसमें ऐसा है, जैसे कि सभी को विदित है कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगे थे। थोड़ी सी झिझक स्वास्थ्य कर्मियों में भी थी, लेकिन धीरे धीरे सभी लोगों ने टीके लगवा लिए। उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों का बना। उसके बाद और फ्रंटलाइन जो वर्कर्स थे उसके लिए गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन किया, और मार्च से आम जन के लिए खोला, पहले 60 साल से ऊपर, क्योंकि वो हमारा रिस्की ग्रुप है जिसमें मोर्टेलिटी होने के चांस ज़्यादा होते हैं कोविड से। तो जैसे ही, और उसके बाद अप्रैल में 45 प्लस का खोला गया। तो इन दोनों फेज़ में, जो कि मार्च और अप्रैल में स्टार्ट हुए, शुरू के 10 दिन हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। जो लोग समझदार होते थे वो खुद से वैक्सीनेशन के लिए आ जाते थे। इसके बाद 10 या 15 तारीख के बाद, मार्च और अप्रैल दोनों महीने में ये हुआ कि लोग वैक्सीनेशन के लिए कम आए, और यहाँ तक कि जिला प्रशासन की मदद लेके राज्य सरकार से आदेश आए, हमें घर से लोगों को मोबिलाइज़ करना पड़ा। दूसरे विभागों ने हमारी मदद करी, इसमें टीचर्स ने बहुत मदद करी, हमारी आशा वर्कर हैं उन्होंने बहुत मदद करी, पटवारी लोगों का सहारा लिया गया, गिरदावर का सहारा लिया गया कि लोगों को मोबिलाइज करके वैक्सीनेशन केंद्र पे लाया जाए। कहीं ना कहीं लोगों की समझदारी की कमी रही, जागरूकता की कमी रही। मार्च और अप्रैल का जो पीरियड जिसमें हमारे पास सप्लाई भी ठीक ठाक थी, वो हमने खोया। और अगर उस वक्त लोग समझदारी दिखाते, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवा लेते, तो शायद इस लहर का जो प्रकोप था, जो असर था लोगों पे, थोड़ा शायद कम रहता, ये मेरा मानना है। अब इसके बाद, जैसा कि आपको पता है, 1 मई से 18 प्लस का जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है पॉपुलेशन वाइज भी। तो दूसरी बात, जैसा आप ठीक कह रहे हैं कि कोरोना की इस लहर में मोर्टेलिटी ज़्यादा रही, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा असर रहा कि लोग अब वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, देखा गया है कि अभी जो दौर चल रहा है उसमें 18 से 44 का जो ग्रुप है वो आज भी आहत है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जैसे ही स्लॉट होता है वो बुक हो जाता है, कुछ लोग रह जाते हैं, कई सेंटर पर झगड़े की भी नौबत आ जाती है, आपके चिकित्सा कर्मियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, क्योंकि सबको रहता है कि भाई मेरे वैक्सीन लग जाए या मैंने बुक करा ली। इसमें किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखा जा सकता है, या किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है ताकि लोग बाग भ्रमित ना हो और गलत ना समझे इस पूरे सिस्टम को? देखिए, इसमें हमने एक चीज़ तो ये करी है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का टाइम फिक्स कर दिया है रात में 8 बजे। बहुत बार इसको डिफरेंट माध्यम से हमने लोगों को बताया भी है, डेली प्रेस नोट में भी दे रहे हैं कि 8 बजे स्लॉट खुलता है, लोग, आम लोग कोई भी बुकिंग ले सकता है। तो एक तो पारदर्शिता हमने ऐसे रखी है। दूसरा, राज्य सरकार के निर्देश अनुसार हमें कुछ प्रायोरिटी ग्रुप्स बताए गए, 15-20 ग्रुप्स हैं कि इनको हमें पहले करना है, क्योंकि ये लोग सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। ये ऐसे धंधों से, कामों से, नौकरी से जुड़े हुए हैं, अगर ये पॉजिटिव होते हैं तो ये बहुत लोगों को पॉजिटिव करते हैं। तो उन प्रायोरिटी ग्रुप्स को गवर्नमेंट के दिशा निर्देश अनुसार हम पहले कर रहे हैं, और उसको करने में हमने अलग अलग संगठनों का, ऑर्गेनाइजेशन का और स्कूल्स की, सबकी हमने मदद ली है, और इसमें हमारा शहर में कवरेज अच्छा भी हुआ है। जैसा कि अलवर शहर में 1.5 लाख के करीब हमारा टारगेट ग्रुप है 18 से 44, और इसमें हम करीबन 32,000 लोगों को टीका लगा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी 1,20,000 लोग छूटे हैं। तो हम जब अपॉइंटमेंट खोलते हैं रात में 8 बजे, तो वो 1,20,000 में से मैं मान सकता हूँ कि 50% लोग तो ट्राई करते ही हैं अपॉइंटमेंट के लिए। चूँकि हम जो स्लॉट खोलते हैं वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार खोलते हैं, 400, 600, 1000, तो इतने ज़्यादा लोग उसको लेने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो 30 सेकंड या 1 मिनट में बुक हो जाती है। और जैसा कुछ लोगों को लग रहा था कि इसमें कोई गड़बड़ी है या कुछ हैक कर लिया गया है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मैंने टेक्निकल टीम से भी इसको चेक करवाया है, और यहाँ पे ऐप गुरु हैं इमरान खान, उनसे भी मैंने राय ली इस बारे में क्या ये संभव है, तो उन्होंने भी नकारा कि ऐसा संभव नहीं है, ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसकी वजह से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जी नीरज जी, अभी कुछ दिनों पहले ही देखा आपने कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संबोधन दिया देश को,
और फ्री वैक्सीन देने का वादा भी किया और फ्री वैक्सीन भिजवाई जाएगी कि सभी राज्य सरकारों को 18 साल से लेकर 44 साल तक के बच्चों के लिए। तो क्या समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से ये प्रभावी रहेगा और किस तरीके से बेहतर हो सकता है, क्योंकि देश का भविष्य युवा है और वास्तव में उसकी जान की सुरक्षा करना सबका फर्ज है और खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तो बहुत बड़ा दायित्व है इस कोविड काल को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से व्यवस्थाएं करें ताकि व्यवस्था सुचारू रहे और लोग सुरक्षित भी रहें और वैक्सीनेशन भी पूरा कंप्लीट हो जाए? निश्चित रूप से रूपक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है कि जब सुविधाएं उपलब्ध हों तो उसका इस्तेमाल कितना विवेक के साथ हो पाता है, उससे उस बेसिक ऑब्जेक्टिव की परिपूर्ति हो पाती है। मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा। गत वर्ष जैसा अपन ने अलवर में कोविड टास्क फोर्स का कॉन्स्टिट्यूशन किया और सभी लोगों ने मिलकर एक फ्रंट पे आके काम किया था फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, इस बार सिमिलर प्रोजेक्ट को अपन लोग वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट के तहत ले सकते हैं। उसमें वैक्सीनेशन टास्क फोर्स अपन लोग कॉन्स्टिट्यूट कर लें। अलग अलग संगठन जो है आइडेंटिफाइड संगठन है, लगभग 65 से 70 संगठन अपने अलग अलग मिलके आते हैं। उनके जो टॉप 2 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अपन एक ग्रुप के माध्यम से जोड़ें और साथ में हमारी जो स्वास्थ्य की टीम है या जो जिला प्रशासन की टीम है वो उसमें मौजूद रहे। मीडिया के जो हमारे कुछ लोग जो लगातार सक्रिय रहते हैं सभी, ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके, वो उस ग्रुप में जुड़ जाएं। ये एक ग्रुप के माध्यम से हमको ये स्थिति अवगत होती रहती है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क हो जाता है। चूँकि खुद डॉक्टर लतीफ़ ने बहुत सारा होमवर्क किया है। हम लोग पिछले बहुत दिनों से देख भी रहे हैं कि जितना विवेकपूर्ण तरीके से इस परिस्थिति में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था। मैं समझता हूँ, जैसा मेरी जानकारी में है कि राजस्थान में सेकंड स्टैंड कर रहा है अलवर वैक्सीनेशन के मामले में। ये बड़ी उपलब्धि है अलवर की टीम की और इसके लिए डॉक्टर लतीफ़ और उनकी पूरी टीम और पूरा जिला प्रशासन बधाई का पात्र है। लेकिन इसमें अब समय है जब हमको इसको वैक्सीनेशन को एक गिवन टाइम के अंदर करना होगा और इसमें जिला प्रशासन को एक पूरा टास्क फोर्स के माध्यम से इस चीज़ का एक ऑब्जर्वेशन लेके चलना ही होगा, क्योंकि निश्चित रूप से वैक्सीनेशन जो 18 से 45 का जो सेगमेंट है, निःशुल्क उपलब्ध होना एक बात है, लेकिन सबके द्वारा उस सुविधा का उपयोग करना दूसरी बात है। ये वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के माध्यम से बहुत सुगम होगा और जहाँ भी सरकार को लगता है, प्रशासन को लगता है कि इसमें लोकल संगठनों का रोल हो सकता है, उसके लिए सभी संगठन एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर लतीफ़, सबसे अहम सवाल मैं करना चाह रहा हूँ अभी जो एक SOP भी जारी हुई है कि विदेश जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें कोवैक्सीन नहीं कोविशील्ड ही अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में किस तरीके से आप लोगों को अवेयर करेंगे, किस तरीके से के लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी, क्योंकि अभी इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ है और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो WHO ने भी मान्यता दी है कोविशील्ड को ही। किस तरीके से प्रचार प्रसार होगा, किस तरीके से लोगों तक ये मामले रूपक जी, इसमें आपकी बात के साथ मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा कि कुछ अभी हम लोगों ने ऑनलाइन शोज किए थे, उसमें US के भी डॉक्टर थे, हिंदुस्तान के भी कुछ बड़े डॉक्टर्स थे जिसमें टॉक शो रखे थे। तो कुछ दर्शकों के सवाल इस तरीके से भी आए थे और मैं आज चूँकि खुद डॉक्टर लतीफ़ मौजूद हैं तो प्रैक्टिकली पूछना चाहता हूँ इस बात को कि कुछ जगह पर ऐसा हुआ कि पहली डोज लग गई कोवैक्सीन की और सेकेंड डोज गलती से कोविशील्ड की लग गई। तो ये स्थितियां जो हैं इनमें क्या इम्पैक्ट होते हैं, प्लस जैसा बताया कि इसकी एक्सेप्टेंस को लेकर जो डिफरेंसेस हैं, डॉक्टर साहब क्या स्थिति है, इसको थोड़ा सा आप स्पष्ट करेंगे तो हमारे दर्शकों को उससे लाभ होगा। देखिए, जो विदेश जाने वाले लोग हैं जो इनके लिए केंद्र सरकार ने इनके हित को ध्यान में रखते हुए SOP जारी करी है। जिन लोगों को किसी एजुकेशन के वास्ते या किसी नौकरी के वास्ते या फिर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए विदेश जाना है, ये 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटाइज करने के लिए SOP जारी हुई है कि इनको सिर्फ कोविशील्ड ही लगाई जाए। चूँकि बहुत सारी कंट्रीज़ में कोविशील्ड का ही सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, स्पेशली यूरोपियन और गल्फ़ कंट्रीज़ में, और उसकी मूल वजह WHO अप्रूवल है कि कोविशील्ड का अप्रूवल है WHO से। और इसके साथ ही इनके हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ये भी अलाउ किया है कि इन लोगों पर 84 दिन का जो गैप का नियम है वो लागू ना होकर इनको सेकंड डोज 28 दिन पर ही लगाई जा सकती है। इसके लिए हम अगले 2-3 दिन के अंदर बहुत जल्द अलवर शहर में एक कैंप आयोजित करने वाले हैं। जो विदेश जिनको जाना है उनके हम कोविशील्ड लगाएंगे, फर्स्ट डोज हो चाहे सेकंड डोज हो। इसके साथ इसमें एक पहलू ये है कि सर्टिफिकेट पे पासपोर्ट नंबर ही मांगा जा रहा है ID प्रूफ में। तो सभी से मेरा निवेदन होगा कि इसमें अपना पासपोर्ट साथ लेके आएँ ताकि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे उनका पासपोर्ट नंबर डिस्प्ले हो
उन्हें आगे जाने में कोई दिक्कत ना हो। और जैसा कि आपका सवाल है कि कोवैक्सीन वाले को कोविशील्ड लगा दिया या कोविशील्ड वाले को कोवैक्सीन लगा दिया, देखिए मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा कोई मैटर नहीं आया है। इसको रोकने के लिए ऐसी गलती ना हो, हमने 2 सिस्टम बना रखे हैं। एक तो हम मरीज़ को पर्ची देते हैं और उस पर वैक्सीन का नाम क्लियर लिखते हैं और मरीज़ को ये बोलते हैं, लाभार्थी को, कि अगली बार आप जब सेकंड डोज के लिए आएंगे तो ये साथ लेके आएंगे, जिससे क्लियर हो जाए कि इनको पहली वैक्सीन कौन सी लगी है। दूसरा, इसमें चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर के अंदर है। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर डाला जाएगा, सॉफ्टवेयर बता देता है कि इनको पहले वैक्सीन कौन सी लगा है, और सॉफ्टवेयर उसको लेगा ही नहीं। अगर वो कोविशील्ड का सेशन है और कोवैक्सीन का बेनिफिशरी है तो सॉफ्टवेयर उसको लेगा ही नहीं। तो गलती होने के इसमें चांस बहुत ही कम है। फिर भी अगर ऐसा कोई है तो उसको हम बिल्कुल दिखवाएंगे कहाँ गलती हुई है। जी लतीफ़ जी, सबसे अंतिम सवाल करना चाहूँगा, और ख़ासकर दर्शक भी इस मामले को लेकर उत्सुक होंगे, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का जो आपका हो रहा है दायरा, वो लगभग, मैं समझता हूँ कि शहर में लगभग 2000 वैक्सीन पर डे लग रही हैं मेरे हिसाब से। तो अभी इसको कितना बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है ताकि जल्दी से जल्दी लोग अपने आप को सुरक्षित कर लें? देखिए, वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार हमारी कैपेसिटी बहुत अच्छी है वैक्सीन लगाने की। आज की डेट में हम जैसे 2000 प्रतिदिन डोज लगा देते हैं। अगर वैक्सीन उपलब्धता ठीक रहे तो हमारी कैपेसिटी 4000 से लेकर 4500 तक एक दिन में शहर के अंदर ही लगाने की है, और हम इससे ज़्यादा भी जाने के लिए तैयार हैं। अगर वैक्सीन उपलब्ध है तो हम और तरीके भी ढूंढ सकते हैं और लोगों की मदद भी ले सकते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। जी, तो डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल और आपसे, जब चूंकि रेफरेंस चल रहा है तो रूपक जी की अनुमति से मैं लेना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा इस बार की, चाहे वो रेमडेसिविर की उपलब्धता हो या टोसिलिजुमाब की उपलब्धता हो या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता हो, इसमें काफ़ी जो मैनेजमेंट को लेके काफ़ी प्रयास किए गए सभी सरकार के स्तर पे भी आप लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इसका दंश भी झेलना पड़ा। हम लोगों ने नज़दीक से देखा कि कहीं उपलब्धता को लेके कुछ प्रॉब्लम भी रही। तो अब जब स्थिति काफ़ी सुधरी है तो आगे आने वाले दिनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान की है स्वास्थ्य विभाग ने, और किस तरीके से आगे जो है आमजन को इससे वंचित ना होना पड़े या उनको कमी नहीं आए, उसके लिए क्या योजना बनाई है आप लोगों ने? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हमें चिंता में रहना चाहिए। तीसरी वेव आ सकती है और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, हमें तैयार रहना चाहिए। हम इस तरह से ना हो कि हमारी तैयारी नहीं हो और वापस से केस एकदम से बढ़ने लगें। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कदम है वो सबसे पहले टीकाकरण है। हमारे पास जो अगला 2 महीना या 3 महीना है, ये हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि कोई ठोस तरीका अगर बचने का है तो वैक्सीनेशन है। चाहे मैं मेरा खुद का उदाहरण दे सकता हूँ। मैं वैक्सीन मैंने लगवा ली जनवरी में, ठीक है। वैक्सीन लगने के बाद आपके पॉजिटिव होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं, फिर भी 1% में आप पॉजिटिव हो सकते हैं, और अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आप गंभीर रूप से बीमार नहीं होगे। मैं मेरा खुद का उदाहरण बताऊं, मैं दोनों डोज लगाने के बाद पॉजिटिव आया, लेकिन मेरे अंदर जो लक्षण आए इतने सामान्य थे, मुझे कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ी, और मेरा CT स्कोर जो है वो 0 आया। तो डॉक्टर्स ने भी ये बताया कि आपके दोनों डोज लगी हुई है, इसलिए आपके लंग में इन्फेक्शन नहीं गया, आपका स्कोर 0 रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात सबको पता है और माननी चाहिए कि इससे लड़ने के लिए बीमारी से वैक्सीन सबसे कारगर साधन है। अगली वेव आने से पहले का जो पीरियड है, इसमें हमको सबसे ज़्यादा फोकस एक तो वैक्सीनेशन पे करना है, और हम करने वाले भी हैं। दूसरा, जो रिसोर्सेज हैं, ऑक्सीजन है, प्लांट है, इसके इंजेक्शन्स हैं और हॉस्पिटल हैं, बेड्स हैं, इनके लिए हमको सचेत रहना होगा। हमें अब ढीला नहीं पड़ना है, हमें तैयारी रखनी है, और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इसके लिए अलर्ट भी है, और दिन प्रतिदिन जो है इस डायरेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है ध्यान दिया जा रहा है, और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। तरह तरह की अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस की भर्तियां करी जा रही हैं कोविड से रिलेटेड, ताकि अगली वेव को अच्छे से अच्छे ढंग से हम टैकल कर सकें। बहुत बड़ी बात है। तो देखा साथियों आपने कि किस तरीके से कोविड को लेकर प्रशासन और चिकित्सा विभाग सजग है इस समय, और सजग रहना है हम सभी को। कोविड की पूरी गाइडलाइन की पालना करनी है, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और बार बार हाथ धोना,
ये सब चीज़ें अभी लगातार जारी रखनी है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सभी सजग रहें, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वैक्सीनेशन सबसे बड़ी अहम कड़ी है, तो माध्यम टीवी के दर्शकों से मैं भी एक आग्रह करूंगा कि वास्तव में आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में पधारे, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर, इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है।